बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ हसन रज़ा फ्रॉम डूंगा बुंगा। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट की स्टडी जो है वो मुतासर हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लेक्चर जो है वो तैयार करूँ। आज मैं केमिस्ट्री का जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसे हम ऑर्गेनिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो हम जितना भी सिलेबस है वो हम ऑनलाइन ही प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट घर बैठे अब तैयारी कर सकते हैं। स्टे होम स्टे सेफ। आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो फंडामेंटल का मतलब जो होता है वो बुनियाद किसी चीज़ की रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस टॉपिक को डिटेल के साथ हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 200 या 300 कबल 200-300 साल कबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेस ओरिजिन की बुनियाद पर ही डिवाइड किया जाता था। बेस ओरिजिन की बुनियाद पर कैसे? मतलब ये कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बेस ओरिजिन के एतबार से दो किस्म के कंपाउंड होते थे कोई भी। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके मुतालिक यही कहा जाता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल चीज़ होती है, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म या ज़िंदा चीज़ों से, जानदार चीज़ों से जो हमें हासिल होती है, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। 200-300 साल पहले कंसेप्ट यही यूज़ किया जाता था। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल होते थे। वो जो भी चीज़ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल होती थी 200-300 साल कबल, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। लेकिन जैसा कि मसलन मिनरल, साल्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर किया जाता था। और जो ज़िंदा चीज़ों से जिस चीज़ हासिल होती थी उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें तस्वर किया जाता था। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी आई, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ने ये कहा कि हम जो है वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम सिंथेटिकली नहीं बना सकते। सिंथेटिकली का मतलब ये होता है उन्हें हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेबॉर्ट्री के अंदर हम तैयार नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और उनका कहने का मकसद ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं कर सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी ने हमें ये कंसेप्ट डिलीवर किया। इसके बाद ये वाइटल फोर्स थ्योरी तक लोग यही समझने लग गए थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके लिए एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स चाहिए होती है जो इन्हें तैयार करती है। हम इसे लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं कर सकते। लेकिन ये कंसेप्ट 1824 के अंदर मेहनत करने वाला ये शख्स, ये साइंसदान फ्रेडरिक वोहलर 1828 के अंदर आखिर कामयाब हो गया। 1828 के अंदर इसने अमोनियम सायानाइड से इसने यूरिया बनाया। यूरिया बना के इसने ये तहलका मचा दिया कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये यूरिया, इससे इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया और वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया फ्रेडरिक वोहलर ने। और अमोनिया हमारे पास आ जाता है NH4CO, ये हमारे पास अमोनिया हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमारे पास हासिल हो गया। तो फ्रेडरिक जो वोहलर था उसने इसको सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को उसने रिजेक्ट किया था। उसने हमारे पास ये चीज़ दे दी थी कि अमोनियम सायानाइड से उसने अमोनिया जो है वो बना दिया था। अमोनिया जो था वो अमोनियम सायानाइड जो थी वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और जो अमोनिया था वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था। मतलब इनऑर्गेनिक से उसने ऑर्गेनिक तैयार करके वाइटल फोर्स थ्योरी को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, उसको सबसे पहले किसने रिजेक्ट किया और क्यों रिजेक्ट किया। तो ये आपका पहला एक क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से हम बेस बनाने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर ये डेफिनेशन बनी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है
वो अमोनियम सायानाइड से हमारे पास जो है वो अमोनियम सायानाइड से हमने यूरिया हासिल किया, जिसका फार्मूला ये है। इसे 2-3 तरीक़ों से लिखते हैं यूरिया को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, NH2 ट्वाइस CO, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। मतलब इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि COO, ऑक्सीजन क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं यूरिया को। तो ये हमारे पास यूरिया हासिल हुआ था। असल में उसने जो बनाया था वो किस तरीके से बनाया था उसने, ये हम देखते हैं कि उसने असल में किस तरीके से यूरिया को बनाया था। यूरिया को बनाने के लिए जो मेन रिएक्शन था वो उसने कौन सा यूज़ किया था, ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ को हम देखते हैं। उसने सबसे पहले जो चीज़ दी थी अमोनिया बनाने के लिए या अमोनिया को नाइट्रेट करने के लिए, ये हम देखते हैं। उसने अमोनिया बनाने के लिए पहले हमारे पास अमोनिया क्लोराइड का जो रिएक्शन था, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया उसने पोटाशियम सायानाइड के साथ। पोटाशियम सायानाइड से हमें जो चीज़ मिली, वो हमें जो चीज़ पोटाशियम सायानाइड से जो चीज़ उसने अमोनियम क्लोराइड से पोटाशियम पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें पोटाशियम सायानाइड और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन उसने करवाया फ्राइडरिक वोलर ने। यहाँ से हमारे पास अमोनियम सायानाइड मिल गया, हमें यहाँ से हमें अमोनियम सायानाइड मिल गया NH4CnO प्लस हमारे पास KCl हमारे पास अलग हो गया, तो हमारे पास KCl आया। तो यहाँ से ये जो कि बॉन्ड, ये हमारे पास अमोनियम सायानाइड हासिल हुआ। उसने अमोनियम सायानाइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड से पोटाशियम सायानाइड से रिएक्शन करवाया और हमारे पास अमोनियम सायानाइड मिला। अब अमोनियम सायानाइड को उसने मज़ीद हीट किया, ये डेल्टा की जो अलामत है ये हीट किया और हमारे पास यूरिया आ गया। हमारे पास क्या हासिल हो गया, हमारे पास यूरिया हमें हासिल हो गया। तो इस तरीके से हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल किया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिर डेफिनेशन क्या हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, the study of hydrocarbon and their derivatives is called organic compound। अब यहाँ से आप ये तो जानते होंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है उनके मतलब तो आप जानते ही हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे जो मकसद है वो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव्स से क्या मुराद है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैसे हमने 10th के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था हैलोजिनेशन, हमने मीथेन की हैलोजिनेशन की थी। जब हम हैलोजिनेशन करते गए तो हमें टेट्रा क्लोराइड मिल गया था। अब ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसके अंदर कार्बन भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। लेकिन इसके अंदर जब हमें एंड पे हमने जो रिज़ल्ट हासिल किया वो हमने किया CCl4, हमने बैटर के अंदर हैलोजिनेशन पढ़ी थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन जो हमें एंड पे चीज़ हासिल हुई है वो हमें हासिल हुई है टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। इसके अंदर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन तो है वो सब्सिट्यूट हो चुका है Cl के साथ। तो ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास CCl4 है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इससे आगे अखज़ हुआ है, इससे आगे हमें मिला है। तो कार्बन के साथ और कौन कौन से मिल सकते हैं, नाइट्रोजन मिल सकता है, फास्फोरस मिल सकता है, सल्फ़र मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास क्या होती हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये जिसके कार्बन के साथ मिलेंगे तो ये इनके डिराइव्स होके ही मिलेंगे और ये हमारे पास क्या बनते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बनते हैं। तो ये आज हमने छोटा सा समझा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसका मज़ीद कंसेप्ट, इसकी मज़ीद आगे हम इसको टॉपिक को लेके चलेंगे इंशाल्लाह आगे। बेस्ट ऑफ लक एंड प्रिपेयर सेल्फ। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।